बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 9 लेने जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये दो टॉपिक्स जो हैं हमने डिटेल में पढ़नी है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसकी एप्लीकेशंस हैं। ये दरअसल एक एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी पिछले लेक्चर्स में। अब ये नंबर 2 है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस तरह हल होते हैं एक दूसरे में। तो वाटर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम, क्योंकि वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन हैं, दो लोन पेयर हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सिमिलरली इसी तरह इथाइल अल्कोहल, जिसका ये फार्मूला है C2H5OH, यहाँ पे देखें OH है हमारे पास, इसका मतलब है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। also has the tendency to form hydrogen bonds. So ethyl alcohol can dissolve in water because both can form hydrogen bonds with each other. दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लिहाजा दोनों एक दूसरे में हल हो सकते हैं। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो soluble in water if their sizes are small. कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, उसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, लिहाजा वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके पानी में हल होने की सलाहियत रखता है। तहम साइज छोटा होना चाहिए। अगर कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ जाए तो कार्बन इज द नॉन पोलर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए उसने कहा है कि आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट ऑल, हरगिज पानी में हल नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे में हल नहीं हो सकते, लिहाजा हाइड्रोकार्बन पानी में हल नहीं होगा। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। पानी के मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई टू कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल। और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में दो लोन पेयर जो होते हैं वो टेट्राहेड्रॉन के दो कॉर्नर ऑक्यूपाई करते हैं। इस चीज़ को अगर हमने देखना है तो ये स्ट्रक्चर है, ये दो लोन पेयर आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन है, ये उसके अपने बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको ज़रा हम नज़दीक से देखते हैं जी। ये देखें, ये दो लोन पेयर हैं, ये दो इसके अपने हाइड्रोजन हैं वाटर के, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उसके साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के चार कॉर्नर्स हैं। एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कॉर्नर, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कॉर्नर, एक ये उसका अपना कोवलेंट बॉन्ड वाला कॉर्नर, और ये कोवलेंट बॉन्ड वाला कॉर्नर। तो ये ऑक्सीजन जो है टेट्राहेड्रॉन बना रहा है, एक चार कोने वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे हम टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। लिक्विड स्टेट में वो कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड दीज एसोसिएशंस ब्रेक एंड आर रिफॉर्म्ड बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मोबाइल। वो कहता है कि लिक्विड स्टेट में जो पानी है उसके मॉलिक्यूल एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये जो एसोसिएशन है, जो उनका आपस में ताल्लुक़ है, जो उनकी इंटरेक्शन है, वो ब्रेक भी होती है और रिफॉर्म भी होती है। क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल हरकत में रहते हैं, वो कहता है मोबाइल है, लिहाजा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक भी होती रहेगी और दोबारा बनती भी रहेगी, ये सिलसिला चलता रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ब्रेक होने का और दोबारा बनने का, हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने का और हाइड्रोजन बॉन्ड के दोबारा बनने का। नेक्स्ट बुक क्या कहता है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर ही है ये कि आइस पानी के ऊपर तैरती है। वजह क्या है, बर्फ़ क्यों तैरती है पानी पे? देखें, जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरती है, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ डिक्रीज, जब हम पानी का टेम्परेचर कम करते हैं तो आइस बनती है। देन द मालिक्यूल्स बिकम मोर रेगुलर, और उस आइस के अंदर मालिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा तरतीब में आ जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। एंड दिस रेगुलरिटी एक्सटेंड्स थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर, और ये रेगुलरिटी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में फैल जाती है। एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर एज शोन इन द फॉलोइंग फिग, और उसके नतीजे में आइस के स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये देखें, ये आइस का स्ट्रक्चर है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो बड़े वाले हमें नज़र आ रहे हैं, ये बड़े वाले जो है ऑक्सीजन है, ये जो छोटे छोटे नुक्ते हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन है। ये जो दरमियान में आपको स्पेस नज़र आ रहा है, ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, इसी की वजह से ही पानी जो होता है, पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती है, क्योंकि स्पेस के बढ़ने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसका वॉल्यूम दरअसल बढ़ जाता है, और डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। वो यहाँ यही कह रहा है कि दैट इज़ वाई व्हेन वाटर फ्रीजेज इट ऑक्युपाइज 9% मोर स्पेस एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। दिस रिजल्ट इज दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आगे है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ आइस डायमंड की तरह है, क्योंकि हर एटम कार्बन का डायमंड में एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, एक टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में होता है। जस्ट लाइक द ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस, जैसा कि आइस के अंदर पानी का मॉलिक्यूल दरमियान में होता है और वो मज़ीद 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। 2 हाइड्रोजन उसके अपने होते हैं और बाकी 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए उसके साथ जुड़े होते हैं। तो डायमंड से ये मैच करता है। डायमंड में भी 4 कार्नर हैं, इसमें भी 4 कार्नर हैं। नेक्स्ट है कि लोअर डेंसिटी जो आइस की है और आइस ऊपर तैर रही है पानी के ऊपर, तो उसका इक्वेटिक लाइफ से क्या ताल्लुक है। लोअर डेंसिटी ऑफ आइस जो है देन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री causes water in ponds and lakes to freeze from surface to downward direction। कहता है कि लोअर डेंसिटी जो आइस की है पानी की निस्बत 0 डिग्री पे, उसका ये सबब बनता है कि पानी जो होता है वो पॉन्ड्स यानी तालाबों में और लेक्स यानी झीलों के अंदर फ्रीज होता है फ्रॉम सरफेस टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ। यानी ऊपर बर्फ़ पहले बनती है और नीचे बर्फ़ बाद में बनती है। अब सराउंडिंग में समझें कि पानी सराउंडिंग ठंडी हो रही है और सराउंडिंग के ठंडे होने से पानी का टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता समझें कि टेम्परेचर सराउंडिंग का कम हो रहा है। वाटर अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री, हत्ता के कम होते होते पानी का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री हो जाता है बाय द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग में ही टेम्परेचर जो है इस टेम्परेचर पर पहुंच चुका है। एंड इस डेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। उसका नतीजा ये निकलेगा कि पानी ज़रा भारी होकर नीचे बैठ जाएगा। एज द आउटर एटमॉस्फेयर बिकम्स फर्दर कोल्ड, फिर जब 4 डिग्री से भी नीचे हो जाता है सराउंडिंग का टेम्परेचर, आहिस्ता आहिस्ता फर्दर कोल्ड हो जाता है।
तो वाटर एट द सरफेस बिकम्स लेस डेंस। तो ऊपर जो सरफेस वाला पानी है वो सराउंडिंग के साथ टच में है, सबसे ज़्यादा सरफेस वाला पानी सराउंडिंग के साथ टच में है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर चूंकि अब 4 से 3 और 3 से 2 और 1 और 0 की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा सरफेस वाटर जो है उसका टेम्परेचर भी 4 से 3, 2 और 1 और 0 की तरफ आएगा और उसके नतीजे में डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। दिस लेस डेंस वाटर बिलो 4 डिग्री, ये जो 4 डिग्री से नीचे हो गया है टेम्परेचर और उसकी डेंसिटी भी कम है, स्टेज ऑन द टॉप ऑफ मोर डेंस वाटर अंडरनीथ एट 4 डिग्री। ये ठंडा पानी जो 4 डिग्री से कम वाला है और उसकी डेंसिटी भी कम है, वो ऊपर तैरेगा एट द टॉप ऑफ मोर डेंस वाटर, ज़्यादा डेंसिटी वाले वाटर के ऊपर तैरेगा कम डेंसिटी वाला वाटर। ज़्यादा डेंसिटी वाले वाटर का टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री। अ स्टेज रीचेज व्हेन इट फ्रीजेज, हत्ता के एक वक्त आएगा कि ये फ्रीज हो जाएगा जो ऊपर वाला पानी है, क्योंकि 0 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। दिस लेयर ऑफ आइस इंसुलेट्स द वाटर अंडरनीथ। अब आइस जो है वो एक इंसुलेटर है, वो ना हीट को बाहर जाने देता है ना बाहर से हीट को अंदर आने देता है। तो ये इंसुलेटर के तौर पर वर्क करेगा नीचे वाले पानी के लिए और उसके नतीजे में मज़ीद हीट जो है वो अंदर वाले पानी से सराउंडिंग की तरफ लूज होना बंद हो जाएगी। एंड नो फर्दर हीट इज़ लॉस्ट। जब नीचे वाले पानी की हीट लॉस नहीं होगी तो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री पे मेंटेन रहेगा। फिश एंड प्लांट सर्वाइव अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर मंथ्स, और उसके नतीजे में इस 4 डिग्री वाले पानी में मछलियाँ और पौधे जो हैं वो कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं, चाहे ऊपर बर्फ़ बनी हुई होती है, लेकिन नीचे जो 4 डिग्री वाला पानी है वो इन चीज़ों को ज़िंदा रखता है। Thus the pattern of life for the plants and animals would have been totally different in the absence of hydrogen bonding in water। इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनका जो टोटली डिफरेंट है उनकी ज़िंदगी होती अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं। बर्फ़ जो बनती है वो ऊपर तैरती है और नीचे ज़िंदगी जो है वो बरकरार रहती है। ये जो डायग्राम है ये दरअसल नेक्स्ट टॉपिक की है, तो इस हम डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे। लेक्चर का अख्ताम हुआ जी। बेस्ट ऑफ लक। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, अगर कोई क्यूरीज हो तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। 0332 7696 609। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।